एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने इसमें समाजशास्त्र की विषय वस्तु और समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विचार विमर्श किया था। इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए समाजशास्त्र का जो इंट्रोडक्शन है, समाजशास्त्र का परिचय, इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के ऊपर। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम पढ़ते हैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सामाजिक घटनाएं कई क्षेत्रों से संबंधित होती है। इन घटनाओं को समझने के लिए अनेक विज्ञानों का विकास हुआ है। कई विज्ञानों द्वारा एक ही घटना का अध्ययन किया जाता है, लेकिन विज्ञानों के अध्ययन का जो नज़रिया या दृष्टिकोण है वो अलग अलग हो सकता है। ये एक ही घटना का अलग अलग दृष्टिकोण से विश्लेषण कर सकती हैं। इसी दृष्टिकोण को परिप्रेक्ष्य या संदर्भ परिधि कहा जाता है। परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव का अर्थ क्या है? जो पर्सपेक्टिव वर्ड है वो लैटिन भाषा के से लिया गया है और इसमें लैटिन भाषा में शब्द है पर्सपेक्ट, जिसका अर्थ होता है ऊपर से नीचे तक देखना, यानी किसी घटना का प्रारंभ से लेकर आखिर तक संपूर्ण विश्लेषण करना परिप्रेक्ष्य कहलाता है। जब किसी विषय का विशेष दृष्टिकोण से अन्वेषण किया जाता है तो उसे हम परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। अन्वेषण का जो विशेष तरीका है वही परिप्रेक्ष्य है और किसी भी विषय को उसके परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही समझा जा सकता है। परिप्रेक्ष्य की परिभाषा के रूप में यदि हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर विचार करते हैं हम थियोडोरसन और थियोडोरसन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसके ऊपर। मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति, अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण उपलब्ध करवाते हैं जिसके अनुसार वह परिस्थितियों का निरीक्षण करता है। परिप्रेक्ष्य और संदर्भ परिधि एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। किसी बिंदु के दृष्टिकोण, मानदंड या अवधारणाओं की व्यवस्था को लेकर कोई व्यक्ति या समूह अपने अनुभव, ज्ञान और व्यक्तियों को संगठित करता है, उसे संदर्भ परिधि कहा जाता है। मूल्य एवं मानदंडों के द्वारा सामाजिक परिस्थिति के संबंध में लिए गए निर्णय पर प्रभाव पड़ता है, यही संदर्भ परिधि होती है। अर्थात जो परिप्रेक्ष्य या संदर्भ परिधि है वो किसी भी घटना को एक नज़रिए से, मूल्यों के माध्यम से, विश्वासों के माध्यम से या अभिवृत्तियों के माध्यम से उसको देखना ही संदर्भ परिधि की श्रेणी में शामिल है। इसमें इलोय चिनोय की परिभाषा की बात यदि हम करें तो एक आगे की विषय में प्रयोग की जाने वाली अवधारणाएं उसके परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करती है। मौलिक अवधारणाओं के आधार पर उस विषय की प्रकृति और परिप्रेक्ष्य को समझा जा सकता है। जिस तरह की भी अवधारणाएं विषय के अंदर रखी जाती है वही परिप्रेक्ष्य होती है और उस विषय की प्रकृति, जो मौलिक अवधारणाएं हैं, वो उसके परिप्रेक्ष्य को
स्पष्ट कर देती है। इसी के तहत यदि हम गुड डे और हेट की परिभाषा की बात करें तो किसी भी घटना, स्थिति या वस्तु का अनेक प्रकार से अध्ययन हो सकता है। किसी विज्ञान में घटना के सभी पक्षों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि विषय क्षेत्र, प्रकृति, सिद्धांत, अवधारणाओं के आधार पर किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यही परिप्रेक्ष्य कहलाता है कि जब किसी विशिष्ट सभी पक्षों को अध्ययन में शामिल नहीं करते हुए जब किसी विशिष्ट पक्ष के ऊपर ही जोर दिया जाता है तो वह एक आ गया कि परिप्रेक्ष्य कहलाता है। सामाजिक समूह, अंतःक्रिया, संबंध, व्यवहार, संरचना, व्यवस्था और इसमें होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न संगठन और विघटन का अध्ययन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में होता है। सामाजिक घटनाओं के अतिरिक्त अन्य घटनाओं का सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में अध्ययन, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण का सामाजिक घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत भी किया जाता है। किसी भी परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए हमें उससे संबंधित जो अन्य विषय हैं उनके परिप्रेक्ष्य को भी समझना होता है और उन परिप्रेक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र आदि विषयों से घनिष्ठ संबंध देखा जा सकता है। इन विषयों से संबंधित परिप्रेक्ष्यों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ में तुलना के आधार पर हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र का और समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य है उसकी बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र का परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के साथ में क्या उसका संबंध है या क्या उसमें भिन्नता दिखाई देती है। मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं भौतिक वस्तुओं से पूर्ण होती है, इसलिए मनुष्य जीवन में भौतिक वस्तुओं का अत्यधिक महत्व होता है। भौतिक वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय आदि का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें मूल्य, मांग, मुद्रा, स्फीति, लाभ, हानि आदि का अध्ययन किया जाता है, परंतु आर्थिक संस्थाओं के संदर्भ में सामाजिक अभिप्रेरण का अध्ययन नहीं किया जाता। दूसरी ओर समाजशास्त्र में इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का सामाजिक संदर्भों में अध्ययन किया जाता है, अर्थात समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की अध्ययन वस्तु एक ही होने के बावजूद अलग अलग प्रकार से अध्ययन है वो देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में कुछ संबंध पाया जाता है। इसके प्रमुख आधार यदि हम देखें तो दिखाई देते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के निर्धारण का आधार सामाजिक संगठन होता है। आर्थिक क्रियाएं सामाजिक संगठन से प्रभावित होती हैं। अर्थशास्त्र के मांग और पूर्ति का नियम बहुत सीमा तक सामाजिक संरचना के आधार पर क्रियान्वित होता है। मनुष्य के द्वारा किसी भी वस्तु की मांग के कारण सामाजिक होते हैं। परंपरा, फैशन, रूढ़ियाँ मांग की दर को निश्चित करते हैं। स्त्रियों के शिक्षा प्राप्त करके घर से बाहर व्यावसायिक कार्यों में संलग्न होने पर बेकारी समाज के अंदर एक प्रकार से बढ़ती है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर होता है। तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में एक आ गया कि इस रूप से संबंध पाया जाता है कि आर्थिक क्रियाएं सामाजिक संगठन के माध्यम से निर्धारित होती है। आर्थिक क्रियाओं का भी सामाजिक संगठन के ऊपर प्रभाव पड़ता है।
मार्क्स के अनुसार आर्थिक संरचना सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को निर्धारित करती है। आर्थिक कारण से समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। समाज में गरीबी, बेकारी, भिक्षावृत्ति आदि समस्याएं आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती है, जो कि सामाजिक विघटन को जन्म देती है, उसमें वृद्धि करती है। अर्थात आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संगठन पे पड़ता है और सामाजिक संगठन का प्रभाव आर्थिक क्रियाओं को निर्धारित करता है। तो दोनों में समान प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वे समस्याएं समान कौन सी हैं? श्रम विभाजन, श्रम कल्याण, बेकारी, गरीबी, जनसंख्या की वृद्धि आदि समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों में किया जाता है, लेकिन अध्ययन का दृष्टिकोण अपना अलग होता है। अध्ययन का दृष्टिकोण क्या है, ये अध्ययन विधि के अंतर के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री एक होने के बावजूद इसकी अध्ययन विधियां अलग अलग होती है। अर्थशास्त्र एक प्रत्यक्षवादी समाज विज्ञान है, पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंस, परंतु समाजशास्त्र को पीटर बर्जर, सी राइट मिल्स आदि विद्वान प्रत्यक्षवादी नहीं मानते हैं। अर्थशास्त्र में सामान्यतः सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रीय कार्य अधिक नहीं किया जाता, जबकि समाजशास्त्र में अधिकतर व्यक्तिक अध्ययन पद्धति या सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग है वो किया जाता है और क्षेत्रीय कार्य को महत्व दिया जाता है, क्षेत्रीय कार्य किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अध्ययन में कुछ समानता होते हुए भी परिप्रेक्ष्य से संबंधित अंतर है वो दिखाई देता है। अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक पक्ष का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में आर्थिक पक्ष के साथ जीवन के सभी पक्षों का समग्रता से अध्ययन किया जाता है। आर्थिक पक्ष तो केवल सामाजिक पक्ष के एक भाग के रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत प्रेरणाओं और संस्थात्मक बाधाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, जबकि समाजशास्त्र में विशिष्ट ज्ञान के आधार पर यह जानने का प्रयास भी किया जाता है कि मांग, पूर्ति, कीमत पर मूल्य, परंपरा आदि का क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए अर्थशास्त्र की भविष्यवाणी उतनी ज़्यादा सटीक नहीं होती जितनी कि समाजशास्त्र की भविष्यवाणी ज़्यादा सटीक होती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के जो परिप्रेक्ष्य है उसके ऊपर हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य या अन्य सामाजिक विज्ञानों का जो परिप्रेक्ष्य है उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।